हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, जो कि रेट ऑफ चेंज पर डिपेंडेंट थे। कोशिश की थी काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ उन क्वेश्चंस को। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लास्ट के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं 10 से लेकर 17 तक के वो कंप्लीट कर देते हैं। तो 10th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं चलिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो एक क्यूब है उस क्यूब की साइड जो है उसमें चेंज हमें दिया गया है और फिर बोला गया है एट व्हाट रेट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि इसका जो सरफेस एरिया है उसमें किस हिसाब से चेंज आ रहा है, यानी कि हमें क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एज को लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ क्यूब ए बोल दें, ए बोल देते हैं, और सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वेयर या एज स्क्वेयर, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब हमें एक चीज़ और गिवन है। क्या गिवन है? इस एज में चेंज दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में? देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डी ए बाई डी टी दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको 1 बोल देते हैं। अब हमें किस में चेंज पता करना है? हमें रेट ऑफ चेंज पता करना है सरफेस एरिया में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि एक चेंज दिया गया है हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स कि ये भी एक हिंट है कि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंजेस फाइंड भी करना है। ठीक है, सो हमें निकालना है इसको, सरफेस एरिया को हम एस से डिनोट कर देते हैं। सो डी एस बाई डी टी हमें निकालना होगा। सो एस की जगह हम एस की वैल्यू रख दें जो कि कितने हैं 6 ए स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव यानी कि ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। जबकि ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें पता है ऑलरेडी कितना है 0.5। कहाँ से आई ये वैल्यू फ्रॉम 1 से आ रही है ना। सो 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 6a। क्लियर। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर एज 12 सेंटीमीटर हो जाए तो सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा वो हमें बताना है। तो फिलहाल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट हो रही है सेंटीमीटर स्क्वेयर, और टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पर सेकेंड। क्लियर। अब हमें सरफेस एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब निकालना है जब एज कितनी हो जाए 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लेकर चले। तो देखिए ये 6a की जगह a की वैल्यू, और 12 6 जा 72, तो ये कितना आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें सरफेस एरिया से रिलेटेड चेंज पूछे गए थे। बिल्कुल सेम ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें वॉल्यूम से रिलेटेड चेंज पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, है ना, तो बिल्कुल सेम ही है, बस सरफेस एरिया की बजाय वॉल्यूम पर काम करना है। तो उसी तरीके से लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ क्यूब ए मान लें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वो साइड क्यूब के इक्वल होता है ना।
अब यहाँ पर भी हमें एज में चेंज दिया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है, कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको 1 बोल दें। अब हमें रेट ऑफ चेंज किसका पता करना है, रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है वॉल्यूम का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको हमने v से डिनोट कर दिया। सो dv/dt हमें निकालना है। सो v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं जो कि है AQ। क्लियर। सो इसका डेरिवेटिव करें, सो पावर आगे, पावर एक कम और मल्टीप्लाई में पावर के अंदर का डेरिवेटिव, जबकि फ्रॉम 1 से हमारे पास पावर एक कम मैंने गलत की थी, dA/dt कितना है 3 है, तो इसको हमने कहाँ से यूज किया वो मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम 1 से हमने इसको यूज़ किया। तो ये कितना बन गया 9a² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि हमने वॉल्यूम पे काम किया है ना। सो अब इसने ये पूछा है कि अगर एच 10 सेंटीमीटर लंबी हो तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा। सो यानी कि हमें dv/dt तब निकालना है जब एच 10 के इक्वल हो। सो देखिए 9 × 10² दैट मीन्स 9 × 100, यानी कितना हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम में चेंज हमें दिया गया है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इतना हो। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम में चेंज दिया, मतलब इसी तरह की एक रिलेशन दी गई थी, पता नहीं कौन से स्फीयर से रिलेटेड था वो, और ये भी वही है। वैसे हो सकता है सेम इसी टाइप का हम पहले करके आ चुके हैं, बस इतना ध्यान आ रहा है मेरे को। तो चलिए लेट करते हैं। देखिए रेडियस तो इन्होंने कहीं पर आर यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो हम रेडियस को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून आर लेट कर लें। देयरफॉर इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, इसको v से डिनोट कर देते हैं, वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है ना। हमें यूज़ भी करना पड़ेगा। एंड सरफेस एरिया में भी हमें चेंज पता करना है, तो वो भी लिख लेते हैं, इसको हम s से डिनोट कर लेते हैं। और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या, उस गिवन हिस्से को लेकर चलते हैं। हमें गिवन है वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये देखिए पर सेकेंड था, है ना। और ये कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमें गिवन है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस वॉल्यूम v की जगह v की वैल्यू रखते हैं, जो कि कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ अब इसको डेरिवेटिव करते हैं। 4π/3 तो कोफिशिएंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या, तो देखिए पावर आगे, पावर एक कम, लेकिन मल्टीप्लाई में पावर के अंदर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे क्या होगा, यहाँ से हमें dr/dt की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम शिफ्ट कर देते हैं। सो dr/dt किसके इक्वल आ गया 20 अपॉन में बन गया 4πr², या हम इसको क्या लिख सकते हैं 20 और 4 को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं, कितना बन जाएगा 5/πr², ठीक है। इसको बोल देते हैं 1। अब हमें सरफेस एरिया में चेंज पता करना है, तो उसको लेके चलते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका सरफेस एरिया, किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है पूरे क्वेश्चन में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ds/dt हमें निकालना है। अब s की जगह s की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करें, जो कि कितनी है
4πr² ना। तो अब हम यहाँ पर 4π तो कोफिशिएंट है, r² का डेरिवेटिव करें तो पावर आगे, पावर एक कम, पावर के अंदर r का डेरिवेटिव dr/dt। तो ये कितना बन गया 8πr। dr/dt की जगह उसकी वैल्यू रखें जो कि कितनी है 5/πr²। कहाँ से आई ये वैल्यू, ये आ गई फ्रॉम 1 से, है ना। सो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है 40/r, है ना। तो अब हम इसको वैसे किस में चेंज है, ये सरफेस एरिया में, तो इसको लिख सकते हैं cm²/s। लेकिन हमें तो इस सरफेस एरिया में चेंज तब निकालना है जब रेडियस कितना हो, रेडियस हो 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर रेडियस 8 लेके चल पड़ते हैं। सो डिवाइडेड बाय 8 करें तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा, ये तो 5 बच गया। तो ये 5 cm²/s हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू ए क्वाइट लेक and wave moves in circle at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाइट लेक थी, यानी कि उसमें पानी में कोई हलचल नहीं थी, और उसमें हमें क्या दिया गया है कि एक पत्थर डाला। तो पत्थर डालने के बाद उसमें एक जो लहर बनती है, एक सर्कल बनता है, आपने ट्राई तो किया ही होगा ऐसे, है ना। सो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 10 सेंटीमीटर, कि जब अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस हो तो उस कंडीशन में उसका एरिया किस हिसाब से चेंज होगा, हमें वो पता करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए रेडियस से स्टार्ट करें, लेट करना। Let the radius of wave, यहाँ सर्कुलर वेव ही बनने वाली है ना। सर्कुलर वेव बोल देना चाहें तो वो बोल सकते हैं, इसको आर बोल दें। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर देखिए, एक तो रेडियस में चेंज दिया गया है कि रेडियस में चेंज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, और साथ में हमें एरिया में चेंज पता करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। क्या होता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, πr²। सो अब हमें क्या गिवन है, गिवन है रेडियस में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो अब हमें रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, एरिया का। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हमें dA/dt निकालना है। सो अब a की जगह हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। a क्या है πr²। ठीक है, सो पावर आगे, पावर एक कम, और पावर के अंदर का डेरिवेटिव। अब तक आपको पता चल गया होगा कैसे क्या पैटर्न चल रहा होता है। और dr/dt की जगह dr/dt की वैल्यू रखी, कहाँ से, फ्रॉम 1 से। हाँ, तो ये कितना बन गया 8πr। एरिया निकाल रहे हैं तो cm² पर सेकंड हो गया। लेकिन ये एरिया में चेंज हमें तब निकालना है जब रेडियस कितना हो, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, है ना। तो यहाँ 10 रख देते हैं। तो ये 8π × 10, तो ये कितना बन जाएगा 80π cm² पर सेकंड, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। तो हमें एरिया में चेंजेस दिया गया है, ठीक है।
फिर कहा गया है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द ब्रिथ। ब्रिथ जितनी होगी ना उसका स्क्वेयर कर दो, लेंथ हमारी उतनी है। ठीक है, फिर कह रहा है एट व्हाट रेट इज़ द लेंथ इंक्रीजिंग। तो लेंथ में चेंज ये पता करना चाह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रिथ हमारे पास इतनी हो। ठीक है, एरिया में चेंज दे रखा है तो वहाँ से हम एक रिलेशन यहाँ पर बना लेंगे। तो चलिए देखिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप इसमें नोटिस करोगे कि जो लेंथ है वो ब्रिथ के स्क्वेयर के इक्वल है ना। तो क्यों ना हम ब्रिथ को यहाँ पर लेट कर लें, लेट द ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको कुछ x मान लें। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, इस ब्रिथ के स्क्वायर के इक्वल, है ना। देयरफॉर जो एरिया है, एरिया क्या बना रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए से तो डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ। तो ये कितना बन रहा है, एक्स क्यूब के इक्वल आ रहा है ना। अब हमें एक चीज़ क्या गिवन है, एरिया में ही चेंजेस दिया गया है। ये देखिए, एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पहचान करें ये पॉजिटिव में। सो एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड है ना। तो यहाँ अब हम ए की जगह ए की वैल्यू रखें जो कि एक्स क्यूब है। सो 48 इक्वल चलता रहेगा, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव, पावर के अंदर कौन है, dx बाई dt 48। तो यहाँ से हम इस x का डेरिवेटिव की एक रिलेशन निकाल लें, कितनी आ जाएगी, 48 बाई 3x स्क्वेयर, है ना। और x क्या है, जस्ट एक लेंथ है, यानी कि इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको 1 बोल दें। अब ये देखिए, एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ में चेंज पता करना है, और लेंथ क्या है, एक्स स्क्वेयर है ना। तो हमें लेंथ में चेंज फाइंड आउट करना है। इसको एक तरह से मान लीजिए हम एल बोलना चाहें तो एल बोल देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जब ब्रिथ 4.5 हो, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज किसका पता करना चाहते हैं, ऑफ लेंथ। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बाकी चेंज है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हमें किसका डायरेक्ट निकालना है, लेंथ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमारा एल देखिए, एल किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के, तो एल की जगह हम एक्स स्क्वेयर रखें, ये एक्स स्क्वेयर रखा, तो किसके इक्वल आ गया, पावर आगे, पावर एक कम, पावर के अंदर का डेरिवेटिव, है ना। सो डी एक्स बाई डी टी की जगह फ्रॉम 1 से हम 48 बाई 3, 3 इसको काट ही देगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब काट देंगे, वहाँ नहीं कैंसिल किया, जो 3x स्क्वेयर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर देते हैं, 3 से 48 कैंसिल करें तो 16। सो हमारे पास बेसिकली बच क्या रहा है, 32 बाई एक्स, एंड ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। जबकि हमें लेंथ में चेंज तब पता करना है जब ब्रिथ, यानी कि बी, इसको ब्रेथ बोल देते हैं, जब ब्रेथ कितनी हो, ये देखिए 4.5 हो, है ना, 4.5। जब बी, या हम एक्स ही बोल सकते हैं वैसे, कितनी हो, 4.5, तो ये कितना आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 4.5। पॉइंट हटाना चाहें तो ऊपर एक्स्ट्रा एक जीरो लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 45। इसको थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कर देते हैं, नीचे 9, 5 6 4, 9 से इसको डिवाइड करें तो 63, 63, 1, लगभग 7.1 बन जाएगा। एक डिजिट तक ही छोड़ देते हैं, 2 तक देना है 2 तक दे सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड चेंज, ठीक है। और यहाँ ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये पहचान किस चीज़ की है कि इसमें इंक्रीज ही हो रही है लेंथ। अगर नेगेटिव में आता तो वो पहचान किसकी थी कि डिक्रीमेंट आ रहा है उसमें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 2/3 x³ + 1। ठीक है, ये तो हमें कर्व की इक्वेशन दे दी गई। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि y कोऑर्डिनेट में चेंज दिया गया है ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जितना भी है उसके चेंज का दुगने चेंज से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखिए कैसे करें शुरुआत। एक चीज़ तो हमें डायरेक्टली गिवन है, कुछ लेट करने जैसा ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये तो हमारा गिवन में आ जाएगा। ठीक है, +1। ओके, सो अब ऐसा करते हैं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डेरिवेटिव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ ध्यान दें तो x में चेंज और y में चेंज दिया गया है। जब कुछ ना बोला जाए तो हम नॉर्मली हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, दोनों तरफ कर देते हैं। चलिए लाइए स्टार्ट करता हूँ। सो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy/dt, और 2/3 तो कोफिशिएंट है पावर का, पावर आगे पावर एक कम, पावर के अंदर dx/dt है ना, और 1 का तो 0 ही होना है। क्लियर? तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये एक रिलेशन दे रहा है हमें dy/dt के बीच में, जो कि कितनी बन गई 2x² टाइम्स dx/dt। क्लियर? इसको 1 बोल देते हैं। ओके, अगर हमें वैसे फर्स्ट की भी जरूरत पड़ी तो वो भी देख लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ देखें, हमें क्या दिया गया है, वो पॉइंट पता करना है जहां पर y में चेंज x में चेंज के ट्वाइस के इक्वल हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चीज़ दी गई है कि y में चेंज यानी कि dy/dx x में चेंज के ट्वाइस के इक्वल है ना। तो अब हम क्या करें, इसको 2 बोल देते हैं, और फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही हमें dy/dt की वैल्यू दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम इन दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल बना लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है कि 2x² dx/dt किसके इक्वल आ जाएगा, 2 dx/dt के इक्वल आ जाएगा, है ना। दोनों तरफ देखिए 2 से 2 कैंसिल, dx/dt से dx/dt कैंसिल। हमारे पास क्या बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में x², राइट हैंड साइड में 1। तो x से स्क्वेयर हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी लगेगा। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, +-1। अब हमें देखिए निकालना क्या था, पॉइंट पता करना था। पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट पता करना है, और कोऑर्डिनेट में x और y दोनों होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास x तो आ चुका है, अब हमें y निकालना है। तो अब हम क्या करें, एक बार +1 इसमें रख देंगे और एक बार -1 रख देंगे। क्लियर? तो चलिए वैल्यू रखते हैं, पुट x = 1 इन स्टार, पहले कोई नाम देना भूल गए थे तो ऐसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, 2/3 1³ + 1, यानी कि क्या बन रहा है 2/3 + 1 यानी कि 5/3। तो देखिए x की वैल्यू 1 से y की वैल्यू 5/3 आ रही है। अब -1 रखते हैं इन स्टार, तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 (1⁻³ + 1 यानी कि -2/3। इस बार माइनस की पावर ओड है, +1। तो एलसीएम लोगे तो -2 + 3 1, 1/3 है ना। तो यहाँ से हम अपने रिक्वायर्ड पॉइंट बता सकते हैं। तो रिक्वायर्ड, अब क्योंकि 2 पॉइंट आए हैं तो 2 पॉइंट्स आर
एक तो हो गया 1,5/3 एंड दूसरा हो गया हमारे पास -1,1/3। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? ए मैन 180 सेंटीमीटर टॉल एट अच्छा वॉक्स एट द रेट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज 9 मीटर अबोव द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक आदमी है जो 9 मीटर ऊंचे कोई लाइट सोर्स है, मान लीजिए ऐसे एक बना लेते हैं, ये 9 मीटर अबोव पर यहाँ एक लाइट सोर्स है, ठीक है। तो उस लाइट सोर्स के साथ एक, तो ये कहता है कि एक 180 सेंटीमीटर टॉल हमारे पास एक आदमी है, ठीक है। ये 180 सेंटीमीटर, तो 1.8 मीटर बोल सकते हैं वैसे हम। तो अब ये कहता है कि अगर ये आदमी इस पोल से, लाइट सोर्स जहाँ पर भी है उससे दूर जाता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है ये इसकी क्या है, शैडो है ना। तो ये शैडो जो है वो लंबी होती चली जाएगी। अगर ये लाइट सोर्स की तरफ जाता तो ये जो शैडो है वो छोटी होती चली जाती। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप आपके रूम में कोई एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के नज़दीक जाके देखिए कि आपकी छाया छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है। वैसे हम 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तब इस तरह के क्वेश्चन आते भी थे, है ना। 11th में तो खैर इतने नहीं थे। और जैसे जैसे आप लाइट सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो आपकी जो शैडो है वो लंबी होती चली जाएगी, है ना। तो इसी से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है कि ये किस स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के इसकी स्पीड है, और ये दूर जाता जाता है अवे फ्रॉम द सोर्स, है ना। क्लोज नहीं बोल रहा, अवे यानी कि दूर जाता जा रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है। और आगे क्या बताया गया है, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज, कि इसकी शैडो की जो लेंथ है वो किस स्पीड से इंक्रीज होगी अगर 3 मीटर अवे हो। कौन? वो पर्सन। कहाँ से? बेस ऑफ द लाइट सोर्स। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर 3 मीटर हो जाए तो उस कंडीशन में जो शैडो है वो शैडो किस हिसाब से चेंज हो रही होगी, हमें वो पता करना है, ठीक है। तो यहाँ हम या तो नेमिंग कर दें इनको, ठीक है। ए बी तो इसको बोल देते हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स का रहेगा, ठीक है। ओके, रैंडमली कोई भी एक से नाम देते हैं, इसको मैं पी क्यू एक पर्सन का नाम दे देता हूँ जो उससे थोड़ा अलग है। एक बी, सी बोलना चाहो, एक नॉर्मल जो अपना रहता है वो सी बोल देते हैं, ठीक है। ये पर्सन है। तो यहाँ हम अपने 10th क्लास की नॉलेज की हेल्प लेंगे कि दो ट्रायंगल्स ये सिमिलर होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की बात करिए, छोटे वाले और ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, और दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल भी है ना। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर बोले जा सकते हैं, और सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो रेशियो सेम भी होता है। तो देखिए क्या करें, पोल को तो हमने मेजरमेंट का नाम तो दे दिया है, हम शो कर देते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, एंड एंगल ए क्यू पी और एंगल ए सी बी ये दोनों में क्या है, 90 डिग्री का है।
तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी दोनों क्या हुए, सिमिलर हुए। कौन से क्राइटेरिया से? बाय डबल ए क्राइटेरिया से। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे तो 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं। और सिमिलर हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, और हमें कोरस्पोंडिंग साइड में ये दोनों साइड नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो बची उनको यूज़ करते हैं, छोटे ट्राइंगल की ए क्यू, बड़े ट्राइंगल की ए सी का रेशियो। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम ले लेके चल पड़ते हैं। तो ए क्यू का ए सी के साथ रेशियो, और इसी तरीके से इसकी साइड का इसके साथ रेशियो ये भी इक्वल होगा। तो यानी कि पी क्यू और बी सी का रेशियो ये इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हमें फिगर में ही और नेमिंग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ऐसा करते हैं कि ये जो ए क्यू है इसको एक्स बोल देते हैं, और ये जो क्यू सी है इसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये बेसिकली आप नोटिस करोगे ये चारों जितनी साइड्स हैं सारी हमारे पास है। तो ए क्यू के रिप्लेसमेंट में हम ए क्यू की वैल्यू रख दें। ए क्यू कितना है? ए क्यू है, हमने एक्स माना है। ठीक है, तो जो ए सी होगा वो ए सी कितना होगा? एक्स प्लस वाई, है ना, इसके इक्वल होगा एक्स प्लस वाई। फिर देखिए पी क्यू कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं वो मीटर में तो 1.8 मीटर कर लेते हैं, ताकि वो 9 से पूरा पूरा वैसे भी कट ही जाएगा। और बी सी कितना है? 9 है। ठीक है, तो उसका डेसिमल हटा के आप इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करना चाहें तो वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। चलिए कर ही देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा? 18/90। 9 से कैंसिल कर दें तो ऊपर 1/5 ही बच जाएगा बेसिकली देखा जाए। 18 5 है ना। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें एक्स और वाई में रिलेशन बनानी है। तो 5x किसके इक्वल आ गया? एक्स प्लस वाई के। तो x इधर आएगा तो 4x बच जाएगा। तो 4x किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x और y में एक रिलेशन बन गई। तो क्या अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? क्योंकि देखिए बेसिकली हमें क्या दिया गया है कि y में अगर y की वैल्यू दी गई है कि y अगर हमारे पास 3 मीटर हो जाए तो x में क्या चेंज आ रहा होगा, यानी कि हमें x का डेरिवेटिव पता करना है। और बेसिकली देखा जाए y में चेंज किस हिसाब से हो रहा है वो भी दे रखा है इन्होंने, ये देखिए, है ना। ये दूर कितना जा रहा है, वो स्पीड से जा रहा है, यानी कि y में चेंज हो रहा है ना। तो हम इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है, फिगर के अकॉर्डिंगली हमें y में चेंज दिया गया है किसके साथ? टाइम के साथ। कितना? 2 मीटर पर सेकंड। तो बेटर रेट आ गई, हमने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है सारा सब कुछ। क्लियर? तो अब क्या करने वाले हैं, ऐसा करता हूँ ये नीचे लिख देता हूँ इधर, 4x इज इक्वल टू वाई। अब कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ऑलरेडी टाइम के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, है ना। सो वी हैव, क्या मिलेगा? देखिए 4 एज इट इज़, एक्स का dx/dt, वाई का dy/dt। फिर हमने नोटिस किया भाई y की वैल्यू, y में जो चेंज है वो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड, है ना। रेफरेंस दे देते हैं भाई, ये तो गिवन है। सो 4 उधर जाकर डिवाइड करेगा। सो x में जो चेंज है वो हमें कितना मिल गया? 1/2 मिल गया, है ना। तो अब ये देखिए कि क्या हमारे पास कुछ x से रिलेटेड कुछ मैटर बचा है या y से रिलेटेड मैटर। ये कहता है कि अगर y की वैल्यू 3 हो तो x में चेंज पता करना है ना। हाउ फास्ट उसकी शैडो किस हिसाब से चेंज होगी। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि हमारे पास तो एक्चुअल में एक्स की कोई क्वांटिटी बच ही नहीं रहा जो हम वो 3 इसमें रखें। तो दैट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज है वो यही है, किसका? शैडो से रिलेटेड। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, जो कि किसके इक्वल होगा? dx/dt।
डी टी के, एक्स को ही तो हमने शैडो माना है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना है हाफ, और ये किस में है मेजरमेंट मीटर में है और टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसको आप 0.5 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था 15 था, 15 का फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। चलिए पूरा पढ़ते हैं। फ्रॉम अवे फ्रॉम द स्ट्रीट, यानी उसी तरह से दूर जाता जा रहा है, दैट इज़ 4 मीटर अबोव द ग्राउंड है। ओके, एट वाट रेट इज़ द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, यानी कि वही उसकी शैडो में चेंज पता करना है। एट वाट रेट हिज शैडो लेंथनिंग, कि शैडो भी हमारे पास किस शैडो में रेट ऑफ चेंज यहाँ पर पता करना है। ओके, चलिए देखते हैं। उसी तरीके से एक फिगर बना लेते हैं, बड़ा गंदा फिगर स्टार्ट किया था मैंने। ये है हमारा 4 मीटर अबोव लाइट सोर्स और 1.6 मीटर टॉल ये पर्सन है। ठीक है, देखो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमारा वैसा सही फिगर बन गया, उसी तरह से नेमिंग कर देता हूँ मैं, ताकि कोई ख़ास कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है, ये पी क्यू हो गया। यूँ समझिए कि हमें ये सारा काम सेम एज इट इज़ करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीटली सेम है, मैं पहले ही कॉपी कर लिया था। ऊपर जो गिवन रेट ऑफ चेंज दे रखा है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो वो मैं लिख दूँगा। तो इस वाले में हमारे पास रेट ऑफ चेंज वाई में कि वो किस स्पीड से दूर जाता जा रहा है, वो कितना है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। ठीक है, एंड इस चीज़ को हमने एक्स बोला था, और ये हमारे पास वाई है, और टोटल क्या है एक्स प्लस वाई है ना। सो ये चेंज पी क्यू कितना है इसमें 1.6 है और ये 4 है। सो x अपॉन एक्स प्लस वाई, पॉइंट हटाएं तो 16/40, सेम ऐसे ही जैसे लास्ट में किया था। 8 से कैंसिल कर दें 2/5 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। बस कैलकुलेशन करनी है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सारा एज इट इज़ चल रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 dx/dt, और ये 2 टाइम ऑफ dy/dt, जबकि dy/dt हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना 0.3। कहाँ से आया ये चेंज, गिवन से आया है ना। सो 3 टाइम ऑफ dx/dt, 2 पॉइंट हटाएँ तो 3/10, 3 से 3 कैंसिल। सो dx/dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.2 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये समझिए ये आप में x में चेंज, x मतलब शैडो में चेंज, तो शैडो में चेंज का आंसर तो ये है। क्लियर। लेकिन अब हमें ये और बताना है उसका जो टिप है, शैडो की जो टिप है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। शैडो की टिप यानी कि ए पॉइंट की बात कर रहा है ये, तो ए पॉइंट एक्चुअली इस पोल के बॉटम से चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हमें x प्लस वाई में चेंज निकालना है यहाँ पर। ठीक है, सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो बता देते हैं। चलो पहले ये तो क्या है dx/dt, जो कि है 0.2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने रेट ऑफ चेंज किसका निकालने के लिए बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप ऑफ शैडो।
तो ये कहाँ से निकल के आएगी, ये रेट ऑफ चेंज निकल के आएगा x प्लस वाई का, यानी कि हमें x का भी डेरिवेटिव करना है और y का भी डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सो x का डेरिवेटिव तो देखिए अभी अभी निकाला है 0.2 है, और y का डेरिवेटिव हमें दे ही रखा है 0.3, तो टोटल कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आए लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में इस चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए 16th करते हैं। क्या है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस में चेंज है, ठीक है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग। पहली बार ये वर्ड यूज हुआ है डिक्रीजिंग, और डिक्रीज का हमें रेट ऑफ चेंज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, सिलेंडर की हाइट। सो उसके वॉल्यूम में कैसे चेंज आ रहा होगा जब रेडियस इतना और एल्टीट्यूड इतना हो। तो ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट द रेडियस को कुछ मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको आर से ही डिनोट कर दें, एंड द एल्टीट्यूड या हाइट कुछ भी बोल दीजिए ऑफ सिलेंडर, इसको एच बोल लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम निकालना है ना हमें, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको वी बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच के इक्वल होता है ना। सो अब हमें देखिए गिवन क्या क्या है। एक तो हमें रेडियस में चेंज दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, और वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये है पॉजिटिव में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साथ साथ हमें हाइट में एल्टीट्यूड में चेंज दे रखा है, लेकिन वो चेंज है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस की हेल्प लेंगे। ठीक है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम बोल देते हैं 1 में ये दोनों आ गए। क्लियर। सो नाउ अब हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, वॉल्यूम का। चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी। तो v की जगह v की वैल्यू रखें, क्या है पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा, है ना, थोड़ा इधर ले आता हूँ मैं। पाई तो कोफिशिएंट है, देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर प्लस इस बार सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव करें तो आर स्क्वेयर का पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव यानी कि आर का डी आर बाई डी टी। जबकि अब हमें ये देखिए ऊपर h में चेंज ऑलरेडी दे रखा है, कितना -3, और ऐसे ही 2HR, और r में चेंज दे रखा है 2। तो इसको थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन के आया -3r स्क्वेयर प्लस 4RH, है ना। और ये वॉल्यूम में चेंज है तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन फिर हमें एक्चुअल में ये चीज़ नहीं, हमें ये बोला गया है कि अगर रेडियस कितना हो 3 और हाइट 5 हो, रेडियस 3 एंड हाइट कितनी हो 5, तब एक्चुअल चेंज पता करना है। तो अब जहाँ जहाँ आर है उस आर की जगह हम 3 रख रहे हैं, और एच की जगह क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें। पाई देखते हैं लास्ट में रखें ना रखें, नॉर्मली हम रख ही नहीं रहे हैं, है ना। सो 9 और 3 27, और ये 20 और 3 60, तो 40 33 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। क्या है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, आउट मतलब वाटर जो है निकल रहा है उसमें से, फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि किस में चेंज दे रखा है, डायरेक्टली कहीं नहीं दे रखा कि किस में चेंज है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दे रखा है कि ये वॉल्यूम में चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना।
थ्रो ए टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। देखिए कैसे बोल रहा है ये, एक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक वो कौन है, ठीक है, और इस कौन में पानी था और बिल्कुल इसके बॉटम से यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रही है, पानी निकल रहा है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, यानी कि -4 हम लेकर चलेंगे dV/dt को। फिर कहता है व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज़ 3 सेंटीमीटर, कि अगर स्लैंट हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए वाटर की, यानी कि मान लेते हैं इतनी कि स्लैंट हाइट ऐसे 3 हो जाए। सो फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, वाटर की ही स्लैंट हाइट में चेंज पता करना है, ठीक है। गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल वो 120 डिग्री है। ओके, वर्टिकल एंगल का मतलब है कि ये एंगल जो है, ये एंगल हमें कितने डिग्री का दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है। क्लियर। तो एक तो यहाँ पर स्लैंट हाइट को तो नॉर्मली एल से डिनोट करते हैं, आर और एच को मैं बोल ही देता हूँ। चलो, ये एक अपना रेडियस हो गया और एक अपनी हाइट होती है, हाँ। हाइट को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, अब थोड़ी ठीक लग रही है। चलिए फटाफट मैं लेट का काम कर लेता हूँ। लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल फनल, आर बोल दें, एंड हाइट ऑफ कॉनिकल फनल एच जो कि है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल फनल ये एल बोल देते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल फनल, इसको वी से तो डिनोट कर देते हैं, और जो कि क्या हो जाएगा, कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, है ना। अब हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिलहाल इस वॉल्यूम को कैसे यूज़ करना है अभी इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन हम बनाते हैं, देखिए ये है हमारा एल, ये आर और ये एच, और जिनके बीच में एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। अब पानी अगर 3 सेंटीमीटर इस लेवल पे है तो ऐसा करते हैं कि पानी का लेवल यहाँ है फ़िलहाल, ठीक है। तो इधर भी एक लाइन बन रही होगी और इस पॉइंट को हम कुछ और लेट कर सकते हैं, या इस रेडियस को मैं लेट कर लेता हूँ, छोटे रेडियस को स्मॉल आर, ठीक है। और इस हाइट को, इस परपेंडिकुलर हाइट को लेट कर लेता हूँ मैं स्मॉल एच, और कैपिटल हाइट को यूज कर लेते हैं, बड़े वाले को कैपिटल एच। इसको एक्चुअली हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 2 ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये छोटा ट्रायंगल और एक पूरा ये बड़ा ट्रायंगल, है ना। तो इन छोटे और बड़े ट्रायंगल्स को पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सिमिलर दिखा के यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। अब ये देखिए 120 डिग्री में क्या होता है, ये 2 इक्वल हिस्सों में बट गया और ये 60 डिग्रीज़ में सेपरेट हो गया। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर
हम इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, देखिए, क्योंकि हमें एक तो एल में तो चेंज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस छोटे आर को भी एल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस छोटे एच को भी एल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये स्मॉल एच और कैपिटल एच का ये एक बार प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करनी पड़ेगी। रुको ज़रा एक बार। देखिए, वैसे हमें यहाँ पर कैपिटल इस कॉनिकल फनल के रेडियस और हाइट की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ऐसा करते हैं, यहाँ पर रेडियस ऑफ वाटर इन कॉनिकल फनल ये इंक्लूड कर देता हूँ मैं। वाटर इन कॉनिकल फनल में जितना पानी है उसका रेडियस, जितनी पानी है उसकी हाइट, जितना पानी है उसकी स्लैंट हाइट, यानी कि ये जो 3 है वो एक्चुअल में हमें बाद में लेके चलना है, मैं इसको एल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यानी बेसिकली हम इस छोटे ट्राइंगल पर काम कर लेते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस छोटे ट्राइंगल की ये जो हाइट है उसको हमने एच बोल दिया, इसका जो ये रेडियस है वो आर बोल दिया, इसकी जो स्लैंट हाइट है उसको एल। हम सिंपल सा लॉजिक ये करने वाले हैं, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ये हमारे पास 90 डिग्री और ये हमारा वो 60 डिग्री वाला पोर्शन, और ये है हमारी एल, और ये हमारी एच, और ये है हमारा आर, ठीक है। इसको मैंने इस वाले फिगर को ऐसा ड्रॉ कर दिया समझने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये आर हैं, एच हैं या एल है, इनको, इन दोनों को एल में कन्वर्ट करते हैं। तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें? देखिए, ये एंगल मेन है, तो देखा जाए ये वाली साइड अपनी बेस कहलाएगी, और इस एंगल के ओपोजिट जो ये साइड है ये अपनी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 90 के ओपोजिट तो ये हमेशा हाइपोटेनस होती ही है। तो अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करें, यानी कि एच अपॉन एल की बात करें, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? cos 60 के इक्वल होता है। एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है, और एंगल कितना चल रहा है? 60 डिग्री। अब एच को एल में शिफ्ट कर रहा हूँ, cos 60 कितना होता है? 1/2, एल में दूसरी तरफ ले गया, क्लियर। ऐसे ही आर एल में दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, और साइन 60 कितना होता है? √3/2 के इक्वल होता है। इसको मैं बोल देता हूँ 2, क्लियर। अब हम फ्रॉम 1 से अपनी सिचुएशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या होने वाला है। फ्रॉम 1 हमारे पास dv/dt क्या दे रखा है? -4, ठीक है। अब मैं v की जगह v की वैल्यू रखने वाला हूँ। v क्या है? 1/3 πr²h, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने π/3 को तो बाहर ले लिया। अब r और h को हम क्या करने वाले हैं? फ्रॉम 2 से r को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, √3/2 l, जबकि r का तो स्क्वायर है तो यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा। और फिर h की जगह h की वैल्यू 1/2 l है ना। और ये चेंजेस कहाँ से आए? फ्रॉम 2 से आए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारा का सारा मैटर जो है वो हमारा एल में कन्वर्ट हो गया। देखिए, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन वो 4 एक और 2 से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 8। फिर एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, और उसको एक और एल से मल्टीप्लाई करे तो कितना हो गया? l³ हो गया। अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव क्या आएगा? 3/8 तो कोफिशिएंट है, पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव, तो किसका डेरिवेटिव आ गया? स्लैंटाइट का, है ना। जबकि ये सारी चीज़ एक्चुअल में किसके इक्वल चलती आ रही है? -4 के इक्वल चलती आ रही है ना। तो यहाँ से 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 8 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 3l² और पाई इधर आकर डिवाइड करेंगे। दूसरी तरफ क्या बचा? सिर्फ dl/dt बचा।
कुछ कैंसिल हो सकता है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। हमारे पास dl/dt की क्या वैल्यू बच रही है, ये बच गया -32/3πl², है ना। और क्योंकि ये स्लैंट हाइट है, लेंथ है एक तरह की, तो इसमें यूनिट कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन उसने लास्ट में एक चीज़ और बोली है कि अगर स्लैंट हाइट 3 हो जाए तो बताओ कि स्लैंट हाइट में कितना चेंज आएगा। तो स्लैंट हाइट में चेंज का एक पैटर्न तो हमें मिल गया। अब हमें स्लैंट हाइट में चेंज तब पता करना है जब स्लैंट हाइट खुद 3 हो। बड़ा अटपटा सा लगा ये सुनने में, है ना। सो देखिए 3 पाई, एल की जगह 3 रखें, उसका स्क्वायर है, तो -32 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है नीचे 27 पाई, है ना। और ये क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम नॉर्मली इस माइनस को देख रहे हैं, तो माइनस हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्लैंट हाइट है उसमें चेंजेस कैसा हो रहा है कि वो डिक्रीज हो रही है। तो हम उसी हिसाब से इसको बोल सकते हैं, देयरफॉर द रेट ऑफ डिक्रीज, द रेट ऑफ डिक्रीज बोलेंगे ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर कितना है, इज 32 डिवाइडेड बाय 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस नहीं लगाना क्योंकि माइनस हटा के तो हमने डिक्रीज वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। सो लास्ट के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम फिर से जब भी करेंगे दोबारा से तो इतना टाइम नहीं लगेगा। होपफुली आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई होगी अच्छे से। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कैसे हम पहचान करेंगे किसका रेट ऑफ चेंज निकालना हो, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। सो कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।